हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं राइजर डिज़ाइन के बारे में। राइजर डिज़ाइन में क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है कि आपका शेप कैसा होना चाहिए, आपके राइजर का ऑप्टिमम साइज क्या होना चाहिए। पूरा डिस्कशन हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर किसी किसी को डाउट है तो आप प्लीज़ रिफर कर सकते हैं हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज की क्लास ये राइजर डिज़ाइन का एक लास्ट पोर्शन जो हमारा बचा है दोस्तों, वो है आपका मेथड्स फॉर राइजर डिजाइन। कितने टाइप के मेथड हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बहुत बार पूछे जा चुके हैं। वो चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, या कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या इसके आपका मेथड्स यूज करते हैं हम लोग राइजर डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मेनली चार मेथड हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, वो है आपका फर्स्ट मेथड है बेसिक मेथड। बेसिक मेथड या बेसिक प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं राइजर डिजाइन करने के लिए। देन सेकंड है आपका मॉडुलस मेथड। थर्ड वन इज योर केन्स मेथड एंड लास्ट वन इज योर शेप फैक्टर और एनआरएल। एनआरएल स्टैंड्स फॉर नेशनल लेबोरेटरी रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। एनआरएल मेथड, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मॉडिफाइड केन्स मेथड। वन बाय वन हम इसमें जाते जाएंगे, और जब भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसमें कैसे अप्रोच हम लोग को लगाना है, वो आपका फंडामेंटल यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका बेसिक बेसिक मेथड ऑफ राइजर डिजाइन, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो दोस्तों अभी भी जब भी हम लोग राइजर डिजाइन की बात करते हैं, अभी हम लोग जो भी डिस्कशन करते आ रहे हैं राइजर डिजाइन में, वो एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन टाइम। और सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ योर राइजर शुड ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ योर सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। ये पहला फंडामेंटल हमको पता है। सॉलिडिफिकेशन टाइम से हम लोग इसको डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपका जो राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा है और उसमें जो टाइम लग रहा है, वो आपका ज्यादा लगना चाहिए आपके कास्टिंग से, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज्यादा लगना चाहिए। तो जो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल बोलता है किसी भी राइजर डिजाइन में, वो बोलता है कि आपका जो टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ योर राइजर शुड ऑलवेज ग्रेटर देन टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ योर कास्टिंग। ये पहला आपका क्राइटेरिया है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, सपोज आपको सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया है और उससे राइजर डिजाइन के करने के लिए आपको बोल रहा है, ठीक है। उसमें ना ही आपको मॉडुलस मेथड के बारे में बोला है, ना किसी और मेथड को स्पेसिफाई किया है। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उसको हमेशा बेसिक मेथड से आपको सॉल्व करना है। और बेसिक मेथड में जो पहला क्राइटेरिया है दोस्तों, वो है आपका टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन, जो कि है आपका राइजर का ज्यादा होना चाहिए आपके कास्टिंग से। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं दूसरा क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं राइजर डिजाइन के, अगर बेसिक प्रिंसिपल को अगर मैं देखूं, तो वो बेस्ड है दोस्तों आपका जो श्रिंकेज अलाउंस जो होता है हमारे, जो भी सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है उसमें श्रिंकेज आता है, वो चाहे लिक्विड श्रिंकेज हो, चाहे वो आपका सॉलिड श्रिंकेज हो, या आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंकेज हो। तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ का श्रिंकेज अलाउंस आता है। इसके बेस पे एक क्राइटेरिया है दोस्तों, वो क्राइटेरिया आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। उसके पहले क्या क्या मैं उसमें रिलेशन में यूज करूंगा वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो है आपका फर्स्ट है वीसी, वेयर वीसी इज योर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ठीक है। ये अभी क्लियर हो जाएगा, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड एस इज योर परसेंट ऑफ श्रिंकेज श्रिंकेज वॉल्यूम। कोई भी श्रिंकेज हो रहा है अगर आपके सैंपल में सॉलिडिफिकेशन के टाइम, तो उसका कितना परसेंट है, श्रिंकेज वॉल्यूम कितना परसेंट हो रहा है, वो है आपका एस। एंड वी एस, दिस इज योर श्रिंकेज श्रिंकेज वॉल्यूम,
क्लियर है। तो ये तीन चीजों से एक रिलेशन आएगा दोस्तों। अगर मैं इन तीन चीजों से मैं यहाँ पे अगर श्रिंकेज वॉल्यूम निकालने जाऊं तो सिंपल सा आप यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लगा सकते हो। वो आएगा दोस्तों आपका श्रिंकेज वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इनटू परसेंट ऑफ योर श्रिंकेज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 100। मतलब आपका जो एक वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, उसमें कितना परसेंट हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आप इजिली क्या निकाल सकते हो, कितना श्रिंकेज आपका वॉल्यूम है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसको मैं मान के चलता हूँ वॉल्यूम ऑफ योर कास्टिंग इज 100 mm3, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। तो और दूसरा जो चीज है आपका परसेंट श्रिंकेज, मान लो आपका 10% हो रहा है। क्लियर है। 10% आपका श्रिंकेज वॉल्यूम हो रहा है। देन अगर यहां से मैं इसको फाइंड आउट करने जाऊं, किसको, आपका श्रिंकेज वॉल्यूम को, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10 mm3। मतलब अगर आपको एक 100 का कास्टिंग में अगर 10% आपका श्रिंकेज वॉल्यूम हो रहा है तो आपका वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर है। ये आपका आ गया यहाँ से फंडामेंटल की कैसे इसको कैलकुलेट आप करोगे। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं ये रिलेशन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्लियर है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो आप राइजर डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप राइजर डिजाइन कर रहे हो उसका जो वॉल्यूम है वो श्रिंकेज वॉल्यूम से उसका रिलेशन कैसे होना चाहिए। रिलेशन कैसे होना चाहिए इन द सेंस, फॉर एग्जांपल मान लो आपका जो राइजर का वॉल्यूम है ग्रेटर देन होना चाहिए, लेसर देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए वीएस के। ये अगर मैं फंडामेंटल यहाँ पे देखूं तो वो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका जो वॉल्यूम ऑफ योर राइजर है वो कैसा होना चाहिए आपके श्रिंकेज वॉल्यूम से। तो चलिए इसका सिंपल सा एक लॉजिक लगा के देखते हैं कि जो राइजर का वॉल्यूम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए आपके श्रिंकेज वॉल्यूम का। तो सिंपल सा फंडामेंटल आप देख सकते हो दोस्तों, अगर श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ योर राइजर इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ योर श्रिंकेज। वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज से क्या समझ आ रहा है, मतलब आपका 10 mm3 वॉल्यूम वहां पे कम हो रहा है। और आपका राइजर का फंडामेंटल क्या है, उसका यूज क्या है दोस्तों, राइजर का यूज है सिंपल सा कि जितना श्रिंकेज हो रहा है वो उसको फीडिंग करेगा। क्लियर है। यही आपका यूज है राइजर का। मतलब अगर 10 mm3 आपका श्रिंक हो रहा है तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपका जो राइजर का वॉल्यूम है वो लेसर देन 10 mm3 नहीं होगा, क्योंकि उतना अमाउंट तो उसको करना ही है। अगर आप उसे कम अमाउंट उसमें डालोगे तो सिंपल सी बात है आपका श्रिंकेज उसमें बचेगा ही, वो फुलफिलमेंट नहीं होगा। तो ये वाला जो आपका क्राइटेरिया है ये आपका कैंसल आउट हो गया कि वो छोटा नहीं बना सकते आप राइजर को। क्लियर है। वॉल्यूम उसका कम नहीं बना सकते कंपेयर टू योर श्रिंकेज वॉल्यूम। दूसरा केस देखते हैं दोस्तों, इक्वल। अब जो वॉल्यूम है, जो राइजर का वॉल्यूम है वो भी 10 mm3 है और आपका जो श्रिंकेज हो रहा है वो भी, श्रिंकेज वॉल्यूम जो है वो भी 10 mm3 है। तो ये क्या सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आप 10 mm3 मटेरियल मान लो राइजर में आपने डाल दिया। क्लियर है। लेकिन राइजर का जो आउटर लेयर है वहां भी सॉलिडिफिकेशन बहुत जल्दी होता है आउटर लेयर में, तो कहीं ना कहीं वो स्टिक करेगा राइजर के वॉल में। ठीक है। राइजर के वॉल में स्टिक करेगा, मतलब कुछ पोर्शन वहां पे स्टिक आउट हो जाएगा उसके वॉल में। तो जो आपका मटेरियल बच रहा है वो लेसर देन है आपके 10 mm3 से। तो ये इक्वल भी आप इसको नहीं रख सकते, आप राइजर का वॉल्यूम श्रिंकेज वॉल्यूम के इक्वल भी नहीं रख सकता। तो जो लास्ट कंडीशन है वो कंडीशन है दोस्तों कि आपका जो राइजर का वॉल्यूम है ऑलवेज ग्रेटर देन योर श्रिंकेज वॉल्यूम। तो फाइनल जो आपका रिलेशन आ गया दोस्तों वो है वी आर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी एस। वी एस मीन्स आपका श्रिंकेज वॉल्यूम। बट यहाँ पे अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपका जो वी आर है, ये जो है आपका राइजर का जो वॉल्यूम है वो वीएस से तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ से हम लोग ने देख लिया। बट आप कितना बड़ा बनाओगे भाई राइजर,
आपका राइजर कितना बड़ा होना चाहिए ये भी तो हमको पता रहना चाहिए। आप बहुत बड़ा राइजर बना दिए कि नहीं भैया 10 mm क्यूब आपका श्रिंकेज वॉल्यूम आ रहा, तो आप 1000 mm क्यूब का आप राइजर का वॉल्यूम बना दिया, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो मिनिमम राइजर वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो जनरली जो राइजर का वॉल्यूम लेके चलते हैं दोस्तों, वो लेके चलते हैं वी आर इज इक्वल टू 3 to 5 टाइम्स 3 to 5 टाइम्स ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम। ये हम लोग रिलेशन लेके चलते हैं, और इसको जनरली हम लोग वी आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी एस, ये फाइनल हम लोग इसको लेके चलते हैं जब भी हम लोग राइजर डिजाइन की बात करते हैं। उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, क्योंकि उसका वॉल्यूम कैसे डिसाइड करोगे आप, उस जो श्रिंकेज वॉल्यूम हो रहा है वहीं से तो डिसाइड करोगे कि कितना बड़ा आपको बनाना है। तो ये आपका क्राइटेरिया हो गया, सेकंड क्राइटेरिया। तो बेसिक प्रिंसिपल का, अगर बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक मेथड से मैं दो क्राइटेरिया यहाँ पे हम लोग ने देखा दोस्तों, वो है आपका टी आर शुड बी ग्रेटर देन TC, means solidification time of your riser should always be greater than solidification time of your casting। दूसरा क्राइटेरिया क्या देखे दोस्तों, VR इज इक्वल टू 4 टाइम VS, और VS फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको रिलेशन बताया। तो ये जो दो रिलेशन है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन आपके फॉलो होने चाहिए किसी भी राइजर डिजाइन कर रहे हो तो। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कोई पर्टिकुलर मेथड, तो आप बेसिक मेथड यूज करेंगे, और ये दोनों कंडीशन को आप फॉलो कराएंगे राइजर डिजाइन करने के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है आपका, बेसिक मेथड क्या होता है आपका राइजर डिजाइन का। नेक्स्ट हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों, वो है आपका सेकंड जो मेथड है, दोस्तों वो है आपका मॉडुलस मॉडुलस मेथड। बहुत इजी मेथड है दोस्तों, इसमें सिंपल सा एक रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जब वो रिलेशन निकालने के लिए सिंपल सा जो हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम का जो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया था, टी आर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन TC। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिखूं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये के वी बाई ए स्क्वायर ऑफ राइजर शुड बी ग्रेटर देन के वी बाई ए स्क्वायर ऑफ योर कास्टिंग, वेयर वी क्या है आपका वॉल्यूम है, और ए क्या है सरफेस एरिया ऑफ योर मोल्ड। क्लियर है? बट अब यहाँ पे अगर के की वैल्यू मैं देखूं, के कांस्टेंट है, के किस पे डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे, जो मोल्टेन मटेरियल है। तो मोल्टेन मटेरियल तो दोनों के लिए सेम है, आपके राइजर में भी वही मटेरियल जा रहा है और आपके मोल्ड में भी वही मटेरियल जा रहा है, तो ये सिंपल सा कैंसल आउट हो जाएगा के। ठीक है, तो और स्क्वायर को भी मैं अगर कंपेयर कर दूं, तो फाइनल जो आपका रिलेशन आएगा वो आएगा V by A of your riser should be greater than V by A of your casting। और जो मॉडुलस होता है दोस्तों, वो सिंपल सा मॉडुलस को डिफाइन हम लोग करते हैं, वो होता है V by A, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। और इसको अगर मैं मॉडुलस के फॉर्म में लिखूं, इस इक्वेशन को मॉडुलस के फॉर्म में लिखूं, तो ये जाएगा m, इसको मॉडुलस को जनरली m से हम लोग डिनोट करते हैं, तो MR शुड बी ग्रेटर देन M ऑफ योर कास्टिंग। ये आपका एक फंडामेंटल यहाँ पे रिलेशन आ गया कि जो मॉडुलस है आपका राइजर का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए आपके मॉडुलस ऑफ योर कास्टिंग। अब फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपका जो मॉडुलस है वो कितना ज्यादा होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ये हम पता चला हमको दोस्तों कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें, और एक फाइनल रिलेशन दिया गया है, वो रिलेशन है आपका कि मॉडुलस ऑफ योर राइजर is equal to 20 times greater than of your modulus of your casting, तो सॉरी 20% टाइम। ठीक है, 20% टाइम वो ज्यादा होना चाहिए आपके मॉडुलस ऑफ योर कास्टिंग का। मीन्स आपका यहाँ पे अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, तो 1.2 मॉडुलस ऑफ योर कास्टिंग। तो ये रिलेशन आपका आ गया मॉडुलस के केस में, कि मॉडुलस मेथड से अगर आपको सॉल्व करने बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप सिंपल से ये वाला इक्वेशन आप यहाँ पे पुट करेंगे, और आपको मॉडुलस क्या होता है वो आपको पता है। मॉडुलस होता है दोस्तों आपका V बाई ए का रेशियो, और वहां से आप इजिली जो भी डायमेंशन अगर आपको पूछ रहा है, जो भी टाइम अगर आपको पूछ रहा है, वो आप इसको इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फाइनल यहाँ पे मॉडुलस मेथड से ये रिलेशन आप यूज
कर सकते हो। क्लियर है? नाउ थर्ड वन इज योर केन्स मेथड। केन्स मेथड, ठीक है। ये है केन्स, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड दिया केन्स मेथड। उन्होंने कैसे रिलेट किया आपका जो राइजर डिजाइन है और उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। केन्स मेथड जनरली यूज नहीं करते हैं राइजर डिजाइन करने के लिए क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वहां से हमको नहीं मिलता राइजर डिजाइन करने के लिए। तो वो कैसे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें दो टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्तों, वो है आपका फ्रीजिंग रेशियो। फ्रीजिंग रेशियो जनरली डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, और दूसरा टर्म है दोस्तों वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो ये दो टर्म जनरली यूज होता है आपका जो थर्ड मेथड है केन्स मेथड में, फ्रीजिंग रेशियो। और इसी बेस पे, फ्रीजिंग रेशियो और वॉल्यूम रेशियो के बेस पे ही एक हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से हम लोग बताएंगे कि आपका जो कास्टिंग है वो कैसे होगा और क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग लिखते हैं, जो फ्रीजिंग रेशियो का जो इक्वेशन है, जो रिलेशन दिया गया है बाई केन्स, वो है आपका कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्टिंग डिवाइडेड बाय कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइजर, ठीक है। तो ये सिंपल रिलेशन दिया गया है और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक को कैसे यहाँ पे डिनोट किया गया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे लोग कि फ्रीजिंग रेशियो जनरली पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल दिया जाता है कि फ्रीजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का जो एक्सप्रेशन है वो है दोस्तों आपका A/V ऑफ योर कास्टिंग डिवाइडेड बाई A/V ऑफ योर राइजर। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, V/A, जो टाइम हम लोग सॉलिडिफिकेशन टाइम निकालते हैं उसमें V/A लिखते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो फ्रीजिंग रेशियो में हम लोग यूज करते हैं जो रिलेशन, वो आता है आपका A/V के टर्म में। क्लियर है? तो ये सिंपल सा यहाँ पे फ्रीजिंग रेशियो यहाँ से डिफाइन किया गया। देन आपका जो वॉल्यूम रेशियो है उसको बोला गया वॉल्यूम ऑफ राइजर डिवाइडेड बाय योर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। अब इन दोनों के बेस पे एक ग्राफ प्लॉट किया गया बाय केन्स, ठीक है। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके एक ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ से क्या उन्होंने बताया वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया दोस्तों, वो ग्राफ लगभग इस टाइप का था, ठीक है। ये एक ग्राफ उन्होंने बताया और ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट किया, वॉल्यूम रेशियो एंड फ्रीजिंग रेशियो, ये दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। और उन्होंने बताया कि अगर आपका जो वैल्यू है वो इस ग्राफ के अपवर्ड साइड आ रहा है, ठीक है, इस ग्राफ के अपर साइड में आ रहा है, तो आपका जो कास्टिंग रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका साउंड कास्टिंग। बट अगर आपका जो वैल्यू है वो इसके डाउनवर्ड में आ रहा है, आपके ग्राफ के नीचे वैल्यू आ रही है, तो आपका जो कास्टिंग रहेगा उसमें रहेगा आपका डिफेक्ट श्रिंकेज डिफेक्ट। अब इसको कैसे हम लोग समझेंगे कि वैल्यू कहाँ पे आ रही है। देखिए, अब मान लो आपका फ्रीजिंग रेशियो ये x है, फ्रीजिंग रेशियो की वैल्यू मान लो ये है, मान लो 2 उसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब मैं अलग अलग वॉल्यूम रेशियो की आपके पास वैल्यू, मान लो यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका, ये बहुत सारे वैल्यू आपका वॉल्यूम रेशियो का वैल्यू और फ्रीजिंग रेशियो एक कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो इससे आप क्या समझोगे, अगर यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, वॉल्यूम रेशियो यहाँ पे आ रहा है और आपका x की वैल्यू जो है वो है, मीन्स आपका जो वैल्यू है वो अपर साइड में आ रहा है ग्राफ के, तो इस कंडीशन में
आपका जो कास्टिंग रहेगा वो साउंड कास्टिंग या गुड कास्टिंग रहेगा। बट अगर आपकी वैल्यू आपके डाउन में आ रही है आपके ग्राफ के, तो आपका जो कास्टिंग रहेगा दोस्तों, आपका वो श्रिंकेज डिफेक्ट आएगा। मीन्स आपका जो कास्टिंग रहेगा वो डिफेक्टिव कास्टिंग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो लेकिन ये तो चलिए पता चल रहा है हमको कि हमारा कास्टिंग डिफेक्टिव रहेगा कि साउंड कास्टिंग रहेगा, ये हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों केन्स मेथड का, कि ये डिजाइन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। क्योंकि आप जब भी आपके पास वॉल्यूम रेशियो का वैल्यू है और फ्रीजिंग रेशियो का वैल्यू है, उस केस में आप बता सकते हो कि आपका कास्टिंग डिफेक्टिव रहेगा कि साउंड कास्टिंग आपको मिलेगा। बट डिजाइन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे डिजाइन होना चाहिए आपके राइजर का, उसके बारे में यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए केन्स ने फिर से उन्होंने अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया और एक सिंपल सा फ्रीजिंग रेशियो के फिर से उसको मॉडिफाई किया फ्रीजिंग रेशियो को, और एक रिलेशन दिया फ्रीजिंग रेशियो पे, और वो है दोस्तों फ्रीजिंग रेशियो x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई y माइनस b प्लस c, वेयर y इज योर वॉल्यूम रेशियो और ए बी सी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा आपके मटेरियल पे, आप कौन से मटेरियल यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ए बी सी की वैल्यू। तो ये इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रीजिंग रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आप वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, और वॉल्यूम रेशियो के बाद आप वी आर मीन्स वॉल्यूम ऑफ योर राइजर क्या होना चाहिए, वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, और वहां से आप इजिली आप उसका डायमेंशन वगैरह निकाल सकते हो। लेकिन फिर से यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि ये वाला जो इक्वेशन है दोस्तों, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए एबीसी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो आपको बार बार चेंज करते रहना पड़ेगा, ए की वैल्यू इस बार अलग डाले तो कुछ आया आपका फ्रीजिंग रेशियो, बी की वैल्यू चेंज किए, सी की वैल्यू चेंज किए, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ट्रायल एंड एरर मेथड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड को जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं केन्स मेथड को फॉर योर राइजर डिजाइन, और इसीलिए गेट में आज तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है। हालांकि आपका जो ईएसी एग्जामिनेशन है उसमें इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कि फ्रीजिंग रेशियो का इक्वेशन क्या होता है, क्या रिलेशन, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर फ्यूचर में अगर गेट में क्वेश्चन आता है, ईएस में क्वेश्चन आता है, तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, तो ये केन्स मेथड हम लोग यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों हम लोग फोर्थ वन इज, और इट इज लास्ट, फोर्थ वन इज शेप फैक्टर और NRL मेथड, नॉवेल रिसर्च लेबोरेटरी मेथड, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मॉडिफाइड केन्स मेथड। ठीक है, तो ये तीन हम लोग जनरली इसको देखते हैं, और शेप फैक्टर के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है वाला मेथड। तो इसमें क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि शेप फैक्टर में कैसे उसका रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा जो केन्स मेथड दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मॉडिफाइड केन्स मेथड भी बोल रहे हैं, तो वो जो हम लोग ग्राफ प्लॉट किए थे, सिमिलरली ग्राफ प्लॉट यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन जो आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस वो चेंज हो जाएगा, और वो क्या रहेगा यहाँ पे हमको देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ प्लॉट होगा दोस्तों, ये ग्राफ प्लॉट हुआ, और जो आपका y एक्सिस है सेम है यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो, और जो x की वैल्यू है वो है आपका शेप फैक्टर। क्लियर है, तो ये शेप फैक्टर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अगर आपका वैल्यू इधर आ रहा है ऊपर साइड में जा रहा है तो आपका होगा साउंड कास्टिंग, और आपका लोअर साइड में आ रहा है तो आपका डिफेक्टिव कास्टिंग। क्लियर है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट है, बट
यहाँ पे आपको शेप फैक्टर क्या होता है वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि पिछले में केन्स मेथड में फ्रीजिंग रेशियो का आपको रिलेशन पता था। फ्रीजिंग रेशियो अगर आपको पता है देन आप वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हो, और वॉल्यूम रेशियो से आप वी आर जो वॉल्यूम ऑफ राइजर है और वहां से आप राइजर का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो यहाँ भी सिमिलरली वही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शेप फैक्टर क्या होगा, तो शेप फैक्टर का जो रिलेशन है दोस्तों वो है शेप फैक्टर इज इक्वल टू L plus W divided by T, where L is length of casting, W width of casting, and T is thickness of कास्टिंग। ठीक है, तो ये जो शेप फैक्टर का फॉर्मूला है दोस्तों, इसको यूज करके आप इजिली शेप फैक्टर निकाल सकते हो, क्योंकि जनरली आपका डायमेंशन दिया रहता है आपके कास्टिंग का क्या उसका साइज है, और उस साइज से आप वॉल्यूम रेशियो निकाल सकते हो। जैसे ही आपको शेप फैक्टर मिलेगा, शेप फैक्टर से आप वॉल्यूम रेशियो निकाल लो, और वॉल्यूम रेशियो से जो भी डायमेंशन आपको पूछा गया है वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके रेजर डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो इससे जो भी न्यूमेरिकल हर एक मेथड से अभी तक गेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक्सेप्ट केन्स मेथड, तो जितने न्यूमेरिकल हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो फंडामेंटल है, जो यहाँ से आप लोग समझे उसको कैसे अप्लाई करना है वो आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर अटेंडिंग द क्लास लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।